किसी भी सर्जरी का सक्सेस रेट समझे। कौन सा बैक है डेंजरस है? मेजोरिटी ऑफ दिस बैक पेन जो रहते हैं वो अपने फॉल्टी हैबिट्स की वजह से ज्यादा होती है। अच्छी एक्सरसाइज करो, हेल्दी हैबिट्स रखो, हेल्दी खाना खाओ। प्लीज डू नॉट डू सेल्फ मेडिकेशन, बहुत हार्मफुल है। नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट कॉमनेस्ट रिप्लेसमेट सबको पता है। यस, कभी हमने सोचा है कि स्पाइन में मोर देन 64 जॉइंट्स हैं, स्पेसिफिकली इन अ स्टेट लाइक गुजरात वेयर प्रोटीन इज इन अ वेरी पुअर क्वालिटी वी आर कंज्यूमिंग बिकॉज वी आर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। RO water is not the culprit for your vitamin D. Mythologically believe that he holds the earth on his shoulder. What if that at last shrugs? OTT प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हैं। Anything which is done with right intention eventually turns right. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एपिसोड। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर नीरज वसावड़ा। ही इज़ अ वेरी वेल नोन स्पाइन सर्जन और उन्होंने लगभग पिछले 20 साल से इस फील्ड में हैं। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस सर्जन एंड ही हैज़ डन मोर देन 9000 सर्जरीज इन स्पाइन। स्पाइन में मतलब करोड़रज्जु जो अपनी पीठ के अंदर बीच में बोन होता है उसको स्पाइन बोलते हैं, और उसके अंदर सर्जरी इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल क्योंकि वहाँ आसपास काफ़ी सारे ब्रांचेज और नर्व्स भी निकलती हैं। सो इज़ वेरी प्रिसीजन सर्जरी करना पड़ती है इसके लिए। And he has taken the fellowship from multiple organizations in the best of the institutes in the world. उन्होंने लिप्जिग से, साउथ कोरिया से और इंडिया में अपोलो चेन्नई से ट्रेन किया है। इन्होंने अपना MBBS और MS ऑर्थोपेडिक्स में MP शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर से लिया है। और ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट एंड ही फ्रैंकली डिस्कस all the aspects of medicine. So welcome. Thank and you. It's an honor to have you. Thank you for having me here. वेलकम सर। एंड मुझे लगता है आज ऑडियंस को बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम द स्पाइन पॉइंट ऑफ व्यू की सर्जरी और स्पाइन जो एक बैकबोन आपकी होती है, दैट इज़ वाई बैकबोन। तो उसके बारे में जो भी मिथ्स होंगे आज हम लोग वो बस्ट कर लेंगे। I would hope so कि हम डरा के ना जाए लोगों को ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वेलकम टू दी Thank you. हेल्थ एंड बियॉन्ड। So I'll start from the question that spine surgery training, and I mean some people start doing spine surgery after orthopedics, some people start doing it after neurosurgery. So how dedicated training is it important and how much importance it carries? So मेरे हिसाब से ये कॉमनेस्ट क्वेश्चन आई थिंक पेशेंट के दिमाग में रहता है करेक्ट। कि स्पाइन का मुझे प्रॉब्लम है तो मैं न्यूरोसर्जन के पास जाऊं या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास यस जाऊं। यस। सो एज अ करिकुलम यू योरसेल्फ इज अ सर्जन, सो आपको पता है कि देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। तो ऑर्थोपेडिक में भी स्पाइन इन्वॉल्व है और न्यूरोसर्जरी में भी स्पाइन इन्वॉल्व है। ट्रेडिशनली बोन पार्ट जो स्पाइन का रहता था दैट यूज्ड टू गो टू ऑर्थोपेडिक सर्जन, और इंटरनल नर्व स्ट्रक्चर या स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट था दैट यूज्ड टू गो टू अ न्यूरोसर्जन। देन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, साइंस आगे बढ़ता गया, नॉलेज बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, देयर वाज अ नीड ऑफ अ डेडिकेटेड सर्जन के जो सिर्फ दोनों को हैंडल कर पाए और इट स्पेशलाइज्ड इनटू दैट एरिया। सो नाउ देयर इज अ फ्रेटर्निटी जिसको हम लोग स्पाइन सर्जन्स बोलते हैं। ओके। सो स्पाइन सर्जन जो हैं वो ऑर्थोपेडिक बैकग्राउंड से भी ट्रेनिंग लेके आगे आ सकते हैं या तो न्यूरो सर्जरी से भी आगे आ सकते हैं। बट ये मानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पाइन सर्जन जिनको हम बोलते हैं दे आर एक्सक्लूसिव स्पाइन सर्जन। सो अ न्यूरो सर्जन विद स्पाइन सर्जरी स्पेशलिटी डज नॉट डू ब्रेन। ओके। An orthopedic surgeon with spine surgery fellowships and training does not fix fractures. Okay. So there is a specialty and that is spine surgery. So आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ट्रेनिंग चेंजेस दैट पैराडाइम। सो टुडे स्पाइन सर्जन इज अमालगमेशन ऑफ बोथ स्पेशलिटीज। वो न्यूरो सर्जरी का बेस्ट लेके आ रहे हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जरी का भी बेस्ट लेके आ रहे हैं। सो मतलब एक और स्पेशलाइजेशन हो गई स्पाइन सर्जरी की। Correct. So person who is looking for spine surgery should look for कि spine related जो expert है। Yes. Correct. Whether the simplest question patient should ask है whether this surgeon is only doing spine or doing spine surgery as a part time. हाँ, क्योंकि ये मेरे को क्वेश्चन अभी आया है। जस्ट रिसेंटली माई फैमिली है, वन ऑफ माई कजन अंडरवेंट सर्जरी, आज ही उसकी सर्जरी है, बट वो फ्रैक्चर है लेग में। अब उसके लिए कई डॉक्टर्स बताए तो मेरे को एक डॉक्टर ने अपनी हमारी डॉक्टर बन अकेडमी के एक डॉक्टर ने जो डॉक्टर सजेस्ट किया, ही वाज एन ऑर्थोपेडिक्स नॉट ऑर्थो सॉरी न्यूरो सर्जन हैविंग अ ट्रॉमा हॉस्पिटल, एंड उसकी तो पैर में सर्जरी है, टूटा हुआ है, नी टूटा हुआ है। और फिर मुझे लगा कि आपने न्यूरो सर्जन क्यों दिया, मेरे को क्यों बताया कि उन्होंने बोला ये ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ ये भी होता है।
but I was not convinced. But now it is now making So sense. it is very clear. आजकल क्या हो रहा है कि इतना रैपिडली साइंस आगे बढ़ रहा है कि फॉर somebody to be jack of all, जो हाँ. पुराने जमाने का बात था Journalist. जर्नलिस्ट आजकल जर्नलिस्ट नहीं चलते. वो नॉलेज के साथ इफ यू वांट टू कीप पेस विद दैट रैपिड डेवलपमेंट आपको एक स्पेशलिटी पकड़ के चलना पड़ेगा. Niche, micro niche. You have to सो go. वो नहीं होगा तो यू विल नॉट बी अपडेटेड विद ऑल द करंट अपडेट्स, करंट डेवलपमेंट्स, करंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स. वो आप जॉइंट भी कर रहे हो, आप ट्रॉमा भी कर रहे हो, आप आर्थ्रोस्कोपी भी कर रहे हो, हाँ. आप स्पाइन भी कर रहे हो, कहाँ पहुंचो. कहाँ राइट. और जो डेवलपमेंट कहीं दीज आर वेरी Yes. लाइक वेरी डिफिकल्ट स्पेस. आप एमडी मेडिसिन हो, आप डायबिटिक भी कर रहे हो, फलाना भी कर रहे हो, तो समझ में आता है. अरे आज एमडी मेडिसिन में भी नहीं हो रहा है. नहीं मतलब there are certain diabetologists who only treats diabetes. हाँ, but there are to an endocrinologists who only treats hormonal problems. Correct. Right, so general physician is becoming obsolete these days. Absolute. और वहाँ पे फिर भी समझ में आता है, बट सर्जरी बिकम रियली Absolutely. मतलब एक तो स्किल है वो, और बहुत सो डिफिकल्ट. सर्जरी कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये मानता हूँ कि अ सर्जन नीड्स टू लर्न टू ऑपरेट एट इट्स स्पाइनल लेवल. है ना, हम Reflex. स्पाइनल लेवल जब बोलते हैं रिफ्लेक्स. सो रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे आपने जलती हुई मोमबत्ती पे हाथ लगा दिया तो बिफोर योर ब्रेन नोज योर हैंड इज विड्रॉन. करेक्ट. ठीक है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होता है कि वहां पे गया, वहीं से इंपल्स आया और आपके ब्रेन में तो बाद में पता चला. पता चला. तो जब तक आप किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हो वो रिफ्लेक्स का एडवांटेज नहीं मिलता है. सो स्प्लिट सेकंड ऑफ जो डिसीजन होता है वो एक्सपर्ट ही ले सकता है. इट्स अ फैंटास्टिक. सो पहला ही क्वेश्चन हम लोग ने मिथ ब्रेक कर दिया, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हैं इसमें. सो अगर स्पाइन की रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गो टू द स्पाइन सर्जन, जो न्यूरो सर्जन भी हो सकता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बट ही इज टोटली डिवोटेड टू स्पाइन सर्जरी. करेक्ट. Now in spine surgery also you are a specialist of minimally invasive spine surgery. Yes. So वो क्या होता है? वो क्या होता है? So पुराने जमाने में आप देखिए तो स्पाइन सर्जरी से आज भी जो भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको सर्जरी का जरूरत है, 10 में से 6 पेशेंट मैंने ऐसे देखे हुए हैं जिनकी आंख में से थोड़ा सा पानी आ जाता है. बिल्कुल. सो वो डर इसलिए था कि कन्वेंशनल सर्जरीज जो थी दैट वाज, आई वुड कॉल इट एज अ वेरी म्यूटिलेटिंग सर्जरी. काफी नॉर्मल चीजें डैमेज होके पूरा बड़ा सा चीरा लगा के हम स्पाइन पे पहुंचते थे. जैसे आपको एक जंगल है आपके सामने, आपको सामने जाना है, अब उसके 2 रास्ते हैं. एक या तो पूरा जंगल आप उड़ा दो और दूसरा आप अच्छा सा उसमें से रोड निकाल के सामने की ओर पहुंचो. सो ये डिफरेंस है ओपन सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी. मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी छोटे छोटे कट से होती है, टारगेटेड सर्जरी रहती है. जहां पे प्रॉब्लम है उसको ही टारगेट किया जाता है, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज को ठीक नहीं किया जाता, छेड़ा ही नहीं जाता. सो जैसे आपके घर में एक जगह पे जैसे बाथरूम में लीकेज है तो पूरा घर तोड़ के हम वो बाथरूम का लीकेज रिपेयर नहीं करते, हम सीधा टारगेटेड प्रॉब्लम पे जाके उसको रिपेयर करते हैं, बाकी की चीज को छुए बिना. गुड. So जो आप मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी बताई, तो इज इट रोबोटिक और इट इज समथिंग डिफरेंट? सो मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी हैज स्पेक्ट्रम. इट स्टार्टेड विद, उनका कोर फिलोसॉफी ये था कि अपने को जो मसल है वो मसल को डैमेज नहीं करना है. स्पाइन का जो बोन है जितना मिनिमम डैमेज हो सके उतना करो, और नर्व्स का दबाव है, डिस्क हर्निएशन है, इन्फेक्शन है, जो भी है आप ट्रीट करो. सो पहले हमने उसको एक कंड्यूट बनाया. आप लेप्रोस्कोपी और स्पाइन का डिफरेंस ये रहता है कि लेप्रोस्कोपी के लिए बड़ा सा अपने एब्डोमेन है, यू कैन इंसफलेट एयर एंड क्रिएट स्पेस. स्पाइन में स्पेस ही नहीं है. सो हम लोग मसल फाइबर के बीच में से एक ट्यूब जैसा कंड्यूट डाल के उसमें करते हैं. सो दैट वाज फर्स्ट जनरेशन MIS. देन सेकंड जनरेशन MIS केम वेयरइन वी स्टार्टेड यूजिंग माइक्रोस्कोप. सो जाके हम अपना जो एंडोस्कोपिक विजन, जो एंड विजन है, दैट इज 12x मैग्नीफाइड विद प्रॉपर लाइटिंग. सो अपने को अपना जो बाल रहता है स्तर का बाल, वो मेरे को मेरे हाथ जितना मोटा लगता है. सो दैट बिकम्स मच सेफर टू ऑपरेट अराउंड दैट पार्ट. देन कम थर्ड जनरेशन MIS wherein endoscopy started coming into spine surgery. So एंडोस्कोपी ने फर्दर डैमेज कम कर दिया. छोटे से हम सिर्फ होल लगा के, मेरी उंगली जितना होल लगा के हम जाके ये सब काम कर सकते हैं. नाउ जितना आप छोटे छोटे करते जा रहे हो, योर एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. दैट्स वेयर दिस नेविगेशंस, कंप्यूटर असिस्टेड और रोबोटिक्स कम इनटू प्ले. सो वो छोटे सी चीज को एनाटॉमिकली कंट्रोल करके सर्जरी को पूरा सेफ बनाते हैं. सो यस, MIS सर्जरी हैज application of robotics. MIS surgery has application of navigation, and MIS surgery also has application of tubes or endoscope.
So it's a confluence of so many techniques. Nice. The kind of tipping time आ गया कि it is now accumulation of lot Correct. of things, lot of Correct. learnings of the last 50 years, Yes. which is now working very Yes. fine. Nice. So एक सर इम्पोर्टेंट स्पाइन में जो डर रहता है लोगों के लिए, स्पेशली आई कैन रिलेट, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को स्पाइन का प्रॉब्लम है लास्ट 20 ईयर्स. उनको भी सर्जरी बताया गया, बट nobody has the guts to do this spine surgery. वो अभी भी मैक्सिमम टाइम बेड पे रहती हैं. वाई? बिकॉज कई डॉक्टर ने बोला कि पैरालिसिस हो सकता है. देखिए, कोई भी सर्जरी आप करें, मैं मानता हूँ कि कोई भी सर्जरी इज 100% सेफ तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है. सो देयर आर एलिमेंट्स ऑफ रिस्क इन हाँ. एवरी सर्जरीज. हाँ. अनफॉर्चुनेटली प्लेन भी क्रैश होते हैं, अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग्स भी क्रैश Correct. होती हैं, अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक भी आते हैं. सो वी कैन नेवर गारंटी दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एवरी सर्जरी हैज इट्स सक्सेस रेट. राइट. सो मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगा कि किसी भी सर्जरी का सक्सेस रेट समझे. अगर सक्सेस रेट is more than 85-90%, then it's a very good surgery to undergo. जो सर्जरी का सक्सेस रेट लेस देन 60% है, दैट इज 1 in 2 सक्सेस, which is not a very good success rate. कि 2 में से 1 फेल हो जाएगा, ये तो गलत. बट 10 में से 8 अगर सक्सेसफुल होते हैं, so that is a very successful surgery. Correct. So today majority of spine surgery are having success rate of more than 85%. Okay, मेजॉर और सिंपल सर्जरी जैसे डिस्क हर्निएशन हो गया, लंबर कैनाल स्टेनोसिस माने नर्व पे कंप्रेशन हुआ, उनका सक्सेस रेट इज मोर देन 93-94%. ओके, ऑसम. सो 10 में से 9 पेशेंट को अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है. ठीक. पैरालिसिस का डर पहले था, हाँ. क्योंकि पहले शायद उतना स्पाइन पे एक्सपीरियंस नहीं था, पहले उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था. बट आई थिंक इन टुडेज टाइम, सिंस लास्ट 10-15 ईयर्स, आई थिंक वो डर मेरे हिसाब से बिल्कुल बेबुनियाद है. ओके. उसका कोई मतलब नहीं है. हैविंग सेड दैट, yes there is an element of risk कि कोई नर्व डैमेज हो गया या स्पाइनल कॉर्ड पे कोई डैमेज हो गया, बट दैट चांसेस आर लेस देन 1% these days. सो मेरे हिसाब से 100 में से 1 को अगर होता है तो उससे इतना डरना नहीं चाहिए. कुछ सर्जरीज ऐसी हैं, कुछ बीमारी स्पाइन की ऐसी हैं जहाँ पे ये पैरालिसिस का रिस्क ज्यादा रहता है, जैसे स्पाइनल ट्यूमर हुआ, सर्वाइकल में माइलोपैथी हुई, कि जहाँ पे वो रिस्क अराउंड 7 to 8% रहता है. उसमें भी 100 में से 7 पेशेंट में ही है, बाकी नहीं है उतना ज्यादा. तो बहुत मतलब ये तो बहुत सेफर हुआ है. तो आज कोई भी आप लोग, अब पहले क्या स्पाइन सुनते ही लगता था कि नर्व रिलेटेड आ गया, अब नर्व आ गया तो कोई भी कुछ भी छेड़ सकते हैं. मतलब लेमैन बता रहा हूँ मैं आपको, जी. कि ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई अरे नर्व रिलेटेड ये तो आधा शरीर पैरालाइज हो जाएगा. सब लोग वो पिक्चरों में देखते भी हैं, लोगों को तो एक दिमाग में रहता है. सो उसका एक और सॉल्यूशन भी आजकल हमारे पास है. वी यूज इट इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, ओके, व्हिच इज लाइव ट्रैकिंग ऑफ योर नर्व फंक्शन. अच्छा. सो इट्स लाइक आई मीन इफ अगर मैं कोई भी वायर जा रहा है उसको मैं छूने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो खुला है कि नहीं, मैं छू उससे पहले मुझे पता चल जाता है. माने इफ आई एम ट्राइंग ड्यूरिंग सर्जरी, मेरा कोई नर्व्स डैमेज हो रहा है मेरे से, तो वो जो IONM है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, दैट साउंड्स एन अलर्ट इवन बिफोर दैट नर्व गेट डैमेज. अच्छा, नाइस. सो जो रिस्की सर्जरीज थी उसमें भी ये IONM की वजह से दैट रिस्क हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. एक्सीडेंट होने से पहले ही सिग्नल एक्सीडेंट का मुझे वार्निंग मिल जाता है. सेफ्टी फीचर्स है. फैंटास्टिक. दैट इज गुड, वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत डर रहता है. एटलीस्ट नाउ इट इज वेरी क्लियर. सो ओवरऑल आई मीन इट्स माई मोरलेस, मैं ये कहता हूँ ये सर्जरीज को आजकल कि हम इसको डिजिटल स्पाइन सर्जरी कहते हैं, बिकॉज वी हैव डिजिटलाइज सर्जरी. वी यूज माइक्रोस्कोप, वी यूज एंडोस्कोप, वी यूज कंप्यूटर नेविगेशन, वी यूज रोबोट्स, एंड वी यूज इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, जो डिजिटली पूरी नर्व के फंक्शन को असेस ट्रैक कर रहा है पूरा. सो यू हैव अ सर्जन विद एक्सपीरियंस, यू हैव फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे, यू हैव ऑल दिस टेक्नोलॉजीज विथ यू. आई डोंट थिंक दैट पेशेंट शुड बी अफ्रेड या डरना चाहिए सर्जरी से. वेरी गुड, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ सर बहुत खराब हो जाती है. एब्सोल्युटली. 20 साल से कोई बेड पे है, नो फंक्शन, बहुत ही पेशेंट भी परेशान होता है, घर वाले भी उनको देख के दुखी होते हैं. वेरी लिमिटेड मोबिलिटी, इवन दो शी कैन वॉक, शी कैन सिट, बट वो एक आपका लाइफ चली जाती है. बिल्कुल. और व्हाई? बिकॉज वो एक डर है कि यार कहीं. इसीलिए तो आजकल देखिए, आपको भी पता रहेगा, लॉन्जेटिविटी इज बिकमिंग अ बिग इश्यू. लॉन्जेटिविटी इज नॉट जस्ट लिविंग फॉर a very old age, living nicely for that age. That is yes quality of life does matter without being dependent on anyone. yes. So ये दो चीजें तो बहुत अच्छी क्लियर हो गई आज. एक क्वेश्चन नॉर्मली मैं सोचता हूँ कि कौन सा बैक एक डेंजरस है. So generally मैं मानता हूँ 70 to 80% बैक एक्स आर नॉट डेंजरस.
मेजॉरिटी ऑफ दिस बैक पेन जो रहते हैं वो अपने फॉल्टी हैबिट्स की वजह से ज़्यादा होती है. एंड आई विल नेवर यूज पोस्चर एज वन ऑफ द रीजन बिकॉज आई गेस इट इज ज्यादातर आप पढ़ते हैं कि हमारा गलत पोस्चर हुआ तो बैक पेन होता है. मैं मानता हूँ गलत पोस्चर होने का बेसिक रीजन ही अपना लाइफस्टाइल है. हम लोग मसल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस नहीं करते, हम एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते, हम वेट गेन करते हैं उस पर फोकस नहीं करते. आजकल तो दूसरा एपिडेमिक हुआ है कि स्लीपलेसनेस, लोगों को नींद नहीं आती, रात रात तक सोशल मीडिया में पड़े रहना, वेब सीरीज का बिंज वॉचिंग करना, कुछ भी खाते रहो, बाहर जाके खाते रहो. एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो प्लेइंग लॉट ऑफ प्ले कंट्रीब्यूशन इनटू योर ओवरऑल हेल्थ. सो ये सब चीज़ों की वजह से जो आपका स्पाइन का मैकेनिक्स डिस्टर्ब होता है, दैट इज द कॉमनेस्ट रीजन ऑफ बैक पेन. और सिंपल सा सॉल्यूशन है, अच्छी एक्सरसाइज करो, हेल्दी हैबिट्स रखो, हेल्दी खाना खाओ एंड मेजॉरिटी ऑफ योर बैक पेन चले जाएगा. जो बैक पेन आपको चलने नहीं दे रहा है, बैठने नहीं दे रहा है, उठने नहीं दे रहा है और लास्टिंग मोर देन 5 to 6 days, दैट इज अ बैक पेन ऑफ कंसर्न. तब जाके पक्का आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है. फर्स्ट एड, मुझे आज बैक पेन होता है या मेरे कोई भी पेशेंट को आता है, पहला फ़ोन अगर मैं कहीं पे मुझे किसी पहचान वाले का आया, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप 2-3 दिन थोड़ा सा रेस्ट करो. नेवर डू बेड रेस्ट. वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि बैक पेन हुआ बेड रेस्ट कर लो. मैं बोलता हूँ बेड रेस्ट कभी मत करो. इनफैक्ट लिटिल मोबिलिटी is always beneficial. Our term these days is relative rest. Relative rest माने आपका जो रेगुलर लाइफस्टाइल है उससे 50-60% आप कम कर दो आपका काम. बट बेड रेस्ट इज एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव, उससे नुकसान होता है. पहले वो बोलते थे पूरा दिन ही बेड रेस्ट, उससे नुकसान होता है क्योंकि आप जैसे ही लेटे रहोगे आपका मसल टोन जाएगा, मसल का स्ट्रेंथ जाएगा, स्टिफनेस हो जाती है. सो एक रीजन था कि आपका मसल वीकनेस की वजह से आपको ये हुआ. करेक्ट. और ऊपर से आप रेस्ट करके मसल को और परेशान कर रहे हो और वीक कर रहे हो. सो आप ट्रीटमेंट करने की बजाय मसल को चाबुक लगा रहे हो, है ना. सो डेंजरस बैक पेन ये है जो 5 से 6 दिन से ज्यादा चलता है इन अ वेरी सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी. छोटी मोटी इंटेंसिटी का ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए. ऑसम सर. तो नॉर्मल और भी लोगों के ये एक मिथ रहता है कि एक्सरसाइज मैं तो कर रहा हूँ बट सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट का कितना रोल आता है? वो पहले करना चाहिए, सर्जरी के बाद करना चाहिए? वो फिजियोथेरापी मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला हुआ है कि फिजियोथेरापी इज़ अ लाइफस्टाइल. डेफिनेटली सर्टिफाइड फिजियोथेरापिस्ट हैज अ बिग रोल टू प्ले इन ओवरऑल स्पाइन मैनेजमेंट में. जनरली स्पाइन ट्रीटमेंट 3 हिस्सों में बटी हुई होती है. मैं मानता हूँ सबसे पहले फिजियोथेरापी पे फोकस करें. फिजियोथेरापी से ठीक ना हो तो मेडिसिन पे फोकस करें. दोनों में से भी ठीक ना हो और देयर आर लिमिटेड इंडिकेशन फॉर सर्जरी, तब जाके सर्जरी के बारे में सोचें. ज्यादातर स्पाइन प्रॉब्लम अगर मैं 100% की बात करूं तो 60-70% ऑफ जो बैक पेन है वो ढंग की फिजियोथेरापी से ठीक हो सकते हैं. जो 20-30% और हुए वो फिजियोथेरापी प्लस मेडिसिन से ठीक होंगे. ओनली 20% ऑफ पेन स्पाइनल प्रॉब्लम्स रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन. फिजियोथेरापी में भी ये है कि एक्सरसाइज पे फोकस होना बहुत जरूरी है. हाँ, एक्यूट फेज के लिए ये अल्ट्रासाउंड यूज किया, हीट एप्लीकेशन यूज किया, इंफ्रारेड यूज किया, ये सब ठीक है. बट बियॉन्ड अ पॉइंट आपको मसल ट्रेनिंग, ओवरऑल रिहैबिलिटेशन पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं होगा तो दवाई भी काम नहीं करेगी, सर्जरी भी काम नहीं करेगी. तो फिजियोथेरेपी के बाद आपने जैसे बोला मेडिकेशन के साथ हेल्प होती है. सर हम लोग जानते हैं जो मेडिकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि जो पेन या स्पाइन रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी पेन रिलेटेड मेडिसिन होती हैं. हमको ऐसा लगता है कि पेन किलर्स दे रहे हैं, बट पेन किलर्स सर सही हो जाएगा ऐसा कैसे? मतलब दो चीज़ है पेन किलर के बारे में भी अपनी बहुत बड़ी मिथ है. हाँ, एक्चुअली आप मेडिकल टर्म में सोचें, डॉक्टर साहब खुद अग्री करेंगे दैट देयर आर वेरी लिमिटेड मेडिकेशंस एज अ पेन किलर, है ना. हम लोग जिनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन बोलते हैं, एनसेड, सो उनको हम पेन किलर का टर्म देते हैं. दे आर नॉट पेन किलर्स, दे आर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन. वो शरीर की जो सूजन है वो सूजन कम कर, उसको कम कर रहे हैं. सो सूजन कम होगा तो आपका पेन कम होगा. सो वी आर नॉट किलिंग पेन, वी आर स्टॉपिंग और रिग्रेसिंग द इन्फ्लामेशन. क्योंकि हम लोग ऐसा लगता है कि वो बस टेम्पररी बेनिफिट दे रहा है. नहीं, वो टेम्पररी बेनिफिट नहीं है. सो उससे हम सूजन को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं. उसके बाद एक्सरसाइज करें,
लाइफस्टाइल चेंज करें और इन्फ्लामेशन दूसरी बार आने से रोकें तो आपको बार बार पेन किलर का जरूरत Okay, नहीं पड़ेगा. okay. Having said that, uncontrolled use of this NSAID हाँ. has actually led to a major health concern. कुछ से आदत हो जाती है, कुछ से और साइड इफेक्ट्स होती हैं, जैसे पेट में अल्सर होना, किडनी पे साइड इफेक्ट्स, इवन हार्ट और ब्रेन पे साइड इफेक्ट्स हैं उस पे. तो बहुत ज्यादा आप नहीं ले सकते, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक नहीं ले सकते. इन अ कंट्रोल्ड ड्यूरेशन इवन स्टीरॉइड्स आर बेटर. यू नो, स्टीरॉइड्स के बारे में भी काफी मिथ्स हैं. करेक्ट. बट स्टीरॉइड नुकसानकारक कब होता है? जब अनकंट्रोल्ड, अनसुपरवाइज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म उसका ट्रीटमेंट होता है. ओके. शॉर्ट कोर्स सुपरवाइज्ड यूज वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है. और यही दवाई में कुछ पेन किलर्स आती हैं, मतलब आप तो लेमैन में पेन किलर जानते हैं, जी. जो कि नर्व रिलेटेड होती हैं, कि माइंड में मतलब यू विल नॉट फील पेन even though So, you have yes, you pain. know, so वो कौन सी So category में? pain is a perception. पेन एक सेंसेशन है जो ब्रेन के कुछ स्किन पे या कहीं पे भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसिटिव हुए तो ब्रेन उसको पेन की तरह परसीव करता है. ठीक है. सो ऐसी भी मेडिसिन हैं जो ये पेन का इम्पल्स को ब्लॉक कर देती है. ओके. सो आपको पेन हो रहा है बट ब्रेन तक उसका सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा. सो यू डोंट परसीव पेन, यू डोंट फील पेन. करेक्ट. फील वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेन का रीजन अभी भी उधर है बट आपका ब्रेन जो है वो पेन को परसीव नहीं कर रहा है. हाँ. जैसे ट्रेमाडोल हो गई. हाँ. ट्रेमाडोल हुई. Yes. सो ट्रेमाडोल, या जिसको हम कॉमनली, आई वुड नॉट वांट टू यूज अ ब्रांड नेम, बट ट्रेमाडोल इज वन थिंग. सो लोग खाते रहते हैं. जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं वैसे ट्रेमाडोल खाते हैं. तो ये समझना जरूरी है कि ट्रेमाडोल on a long run is a habit forming medication because tramadol is a derivative, you can say a synthetic derivative of morphine. अच्छा. synthetic derivative, not exactly, but similar molecules. Similar. तो उससे ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है. So I have seen patients who are habituated with this medication. तो मतलब आपका वो रीजन सही नहीं होगा, या जो भी अंडरलाइंग कॉज है वो नहीं है. टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए ठीक है, उस समय आपने डॉक्टर से काम किया, फिजियोथेरेपी से काम हुआ, वो टाइम के लिए ठीक है. इट शुड नॉट बी द फाइनल लाइक कि आपका ये अपने यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज केमिस्ट के पास आप जाते हो, यू नो, अपने यहाँ पे शेड्यूल्ड एच ड्रग का कोई मतलब ही नहीं. कोई मतलब. शेड्यूल्ड एच ड्रग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी सोल्ड. नहीं मिलेगा. अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता. इंडिया में जहाँ पे हम लोग प्रिंटेड बिल नहीं देते वहाँ पे शेड्यूल्ड एज ड्रग का क्या मतलब. सो लोग जाते हैं, मुझे केमिस्ट के पास जाके मैंने पेशेंट को देखा हुआ है कि जाके बोले मुझे जुकाम का दवाई दे दो, ये पीठ दर्द हो रहा है, दवाई दे दो. अब वो क्या देगा, कैसे देगा, किसको पता है. और वो तो वो देता है ना जिससे तुरंत कल आराम मिल जाए उसको, तो वो भी जरूरी नहीं है. वो अपने हिसाब से देता है कि ये पेशेंट को इससे आराम हुआ था तो इससे भी हो जाएगा. ये दे देता हूं. वो तो मलेरिया और चिकनगुनिया को एक जैसा ट्रीट कर रहा है. करेक्ट. तो ये है, ये प्रॉब्लम है. बुखार आया है, पैरासिटामोल ले लो, किसकी वजह से आया, इज नॉट बॉदर्ड. हाँ. तो ये एक प्रॉब्लम है. सो प्लीज डू नॉट डू सेल्फ मेडिकेशन. बहुत हार्मफुल है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे अभी हम लोग रिसेंटली बच्चों की डेथ हुई बिकॉज ऑफ द कफ सिरप एंड ऑल दोज थिंग्स. नाउ ऑल ये जो चीज़ें होती हैं, दवाई, किसी भी दवाई के साथ ऐसा हो सकता है. तो ज़्यादातर ये चीज़ें मेडिकल फर्टिलिटी में पहले मालूम चल जाती हैं आप और हम लोगों को से पहले. तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है वो उस समय उनको मालूम हो कि ये मेडिकेशन का साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा हो गया या बैच खराब हो गया, तो वो शायद ना लिखें, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले को नहीं पता होगा. बिल्कुल. आप सेल्फ मेडिकेशन करने जा रहे हो जब आपको नहीं पता होगा. बिल्कुल. तो आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो जस्ट टू सेव सम 500 रुपीज. एग्जैक्टली. मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट आप स्पेशलिस्ट के पास इमीडिएटली मत जाओ, बट एटलीस्ट फैमिली डॉक्टर के पास जाओ. एटलीस्ट एक मेडिकल ओपिनियन ले लो. एटलीस्ट मेडिकल ओपिनियन ले लो. सो मैं मानता हूँ कि अपने यहाँ पे एक जो ये हैबिट हुआ है कि डायरेक्टली आप स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, वो भी मैं मानता हूँ गलत है. हाँ, आजकल वैसे ही होता है. सबसे पहले आदमी पहले जो फैमिली डॉक्टर का जो पूरा एक सिस्टम था, दैट वाज मच सेफ, कि छोटे छोटे एलिमेंट्स जो थे वो उधर ही टेक केयर हो जाते थे. वो उसको जब लगता था कभी ये बियॉन्ड जा रहा है तो ही वुड रिफर टू समबडी, सम स्पेशलिस्ट, सम सुपर स्पेशलिस्ट, वो रिफर होते हैं. दैट इज प्रोबेबली द सेफेस्ट सिस्टम विच वॉज प्रिवेलिंग. अभी सबको ऐसा है कि नहीं, मुझे वहां पे नहीं जाना है, मुझे तो सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट कौन है उसके पास सबसे पहले वहीं दिमाग जाता है. यस ट्रू. और फिर हम ही कंप्लेन करते हैं कि 5 इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा हुए. अब जब जाओगे वहां पे टॉप में तो वो तो करवाएगा ही 5. ठीक है. सही. जो एज रिलेटेड स्पाइनल चेंजेस होते हैं उससे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है कई पेशेंट को. तो व्हाट इज दैट एंड हाउ टू प्रिवेंट? So that is what is we call it as a insufficiency fracture.
नहीं बट उससे सर पहले आई जस्ट वांटेड टू जी, कि जी। ये एज रिलेटेड होते क्या है, मतलब जैसे आपके क्या चेंजेस आते हैं डिफॉर्मिटी और उसको हम So, कैसे प्रिवेंट कर सकते आई हैं थिंक to सिंपल an extent? कंपैरिजन में मानूंगा, कॉमन पब्लिक जो समझ पाए उनके लिए, घुटने में जो आर्थराइटिस होता है हाँ। जिसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट का Sure, जरूरत है, राइट सबको मेरे मानता हूँ कि उसके बारे में पता है कब होता है, क्या हाँ। होता है, उम्र के हिसाब से जॉइंट घिस जाता है। ठीक शरीर में 2 घुटने हैं, ठीक 2 हिप बोन है, राइट ठीक है। तो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट कॉमनेस्ट रिप्लेसमेंट सबको पता है। यस कभी हमने सोचा है कि स्पाइन में मोर देन 64 जॉइंट्स आर Joints हैं फ्रॉम वहाँ पे। टॉप टू बॉटम्स, मोर देन 64 जॉइंट्स, हम्म। एंड इट कीप्स ऑन मूविंग इवन मोर देन योर नी एंड हिप्स। करेक्ट आप बैठे हैं फिर भी उसमें मूवमेंट छोटा मोटा हो रहा है, आप खड़े हैं फिर भी उसमें छोटा मोटा मूवमेंट हो मतलब रहा है। आप अगर बोल रहे हो कुछ भी कर रहे हो, आपका ये गर्दन हिल रहा है हिल तो रहा भी है। यहाँ पे जॉइंट हिल रहे हैं, हाँ हाँ है ना। मैं तो बैठा हूँ, मेरे नी जॉइंट, सो सोचिए ये 64 जॉइंट्स कंटिन्यूअसली मूविंग सिंस द डे यू आर बोर्न, उसमें वेर एंड टेयर के चेंजेस तो आएंगे। सो दोस वेर एंड टेयर चेंजेस आर एज रिलेटेड डीजनरेशन। ओके डीजनरेशन इज बिगड़ना। हाँ। सो एज रिलेटेड जो वेयर एंड टेयर होता है उसको डीजनरेशन हम लोग ठीक। बोलते हैं, जिससे ज्यादातर तकलीफें जो स्पाइन की है वो ठीक। आती है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, डिस्क हर्निएशन, फैसेट आर्थराइटिस, ये ठीक। सब चीज। ठीक सो दिस इज एज रिलेटेड स्पाइन प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज अ नॉर्मल। हम्म। सो सबको होने हैं, हाँ nobody is spared from this age related degeneration। कुछ में ज्यादा होते हैं, उसमें कुछ में कम होते हैं। तो सर जिसमें ज्यादा हुए उसमें सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कम हुए उसमें सिम्टम्स नहीं होते या माइल्ड रहते हैं। उसको प्रिवेंट या डिले कैसे कर सकते हैं सर? वो हेल्दी लाइफस्टाइल अंडरस्टैंड किया आपने, So एक्सरसाइज किया। I think degeneration is something which you cannot avoid or you can not delay। अच्छा यस, आप थोड़े मसल स्ट्रांग रखो, अच्छा खाना ले रहे हो, अच्छा हैबिट लाइफस्टाइल आपका अच्छा है, सो टू एन एक्सटेंट यू कैन बी अवे फ्रॉम साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस डीजनरेशन। सो आप फील नहीं करोगे, बट एजिंग तो होना ही एजिंग तो होगा ही, यस होना ही होना है। यस। तो सर जो डिले कर सकते हैं इस डिजेनरेशन को, अगर हम एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं उसमें काफ़ी पोस्चर्स होते हैं जो स्पाइन को बड़े सपल रखते हैं और मसल को स्ट्रेंथ रखते हैं, वो अगर हम करते रहें तो शायद उसको थोड़ा सा वो डिले कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली जो भी आप एक्सरसाइज अगर करते रहते हैं, अपने मसल को टोन्ड अप रखते हैं, स्पाइन की मोबिलिटी अच्छी होती है, हाँ। आप ओवरवेट नहीं हो रहे हो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी फूड्स पे फोकस कर रहे हो, तो यस यू कैन डिले टू एन एक्सटेंट, बट यू कैन नॉट स्टॉप इट। हाँ, that's You okay. cannot stop हाँ। it. So I'll come to your Yeah. question जो आपने ये insufficiency fracture Yeah. का जो बोला, हाँ। so word itself says it's insufficiency, So that ये is sufficient नहीं है आपका बोन, तो माने ये- ट्रिवियल ट्रॉमा। हम्म। जैसे आप बैठ के, मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर मैं कुछ नहीं, मैं गिरा भी नहीं हूँ, मैं गिरी भी नहीं हूँ, मैं जस्ट मैं अपने बिस्तर से बाहर आ रही थी हाँ और आई सडनली started having severe pain and spine collapsed। So the disease what we term it as an osteoporosis। ओके Osteoporosis is weak bone, bone which is not sufficient to take load of your body। ओके आपका बॉडी का जो वजन है वो उसको लोड नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। दैट इज अनदर पैंडेमिक इन टुडेज टाइम। आप देखिए कि ओवरऑल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, Yeah. ओल्ड पॉपुलेशन। या ओल्ड पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये बोन और डीजनरेशन के प्रॉब्लम भी उतने बड़े 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 हो रहे हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस का सिंगल मोस्ट रीजन अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स इन मेन इज कि आप जब जवां थे, जब यंग थे, आपने बॉडी को लोड नहीं किया, आपने अच्छी ढंग की एक्सरसाइज नहीं की, अच्छा खाना या अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखी। फीमेल में 2 रीजन मेन है। एक ऑफ कोर्स सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जो मैंने जो रीजन अभी बताए कि हमने बोन पे फोकस ही नहीं किया। दूसरा मेनोपॉज। सो हार्मोन जाएगा, एस्ट्रोजन हैज अ ह्यूज प्रोटेक्टिव रोल ऑन फीमेल बॉडी, और जैसे ही वो खत्म होता है दैट बॉडी बिकम्स वेरी वल्नरेबल फॉर मल्टीपल डिजीजेस। ऑस्टियोपोरोसिस उसमें से एक है। बोन का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे आप जब जन्म लेते हैं तब बोन बिल्डअप होना शुरू होता है ग्रेजुअली, एंड अराउंड 30 to 35 एज के आसपास वो पीक बोन मास पे पहुंचता है। ओके उसके बाद एवरीबॉडी डिक्लाइंस। अच्छा You will decline, I have declined, he has declined,
everybody will decline. So important क्या है कि आप वो पीक को कितना ऊपर ले जा रहे हो, कितना खींच सकते हो, कितना और आगे कितना ऊपर ले जा रहे हो. आपने सिर्फ मोलहिल रखा तो आपका बोन इमीडिएटली खत्म हो जाएगा. आपका सेविंग 10 रुपए का रखा तो 10 रुपए का खर्चा अभी हो जाएगा. बट आपने अपने बैंक अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपया बना दिया, वो बोन का स्ट्रेंथ उतना बढ़ा दिया, रिजर्वायर तो जब तक आपका लाइफ स्पैन खत्म होगा तब तक वो बोन उस लेवल पे पहुंचेगा ही नहीं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहे हैं. एंड सेकेंड फेज ऑफ योर लाइफ, माने 40 के बाद भी अगर आप ये एक्टिविटी लेवल वगैरह कंटिन्यू रखते हो तो दैट फर्दर प्लेटोज दैट ग्राफ. अंडरस्टूड. मेरे ख्याल से आफ्टर 40 मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैन या फीमेल, मैं मानता हूँ मैन से ज्यादा फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सबसे ज्यादा एक हैबिट पे मैं अगेन फोकस करना चाहूंगा, स्पेसिफिकली इन अ स्टेट लाइक गुजरात, where protein is in a very poor quality we are consuming because we are vegetarian. हम लोग नॉन वेज नहीं लेते, सो कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोटीन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है. सो 40 के बाद मेन या विमेन दोनों को प्रोटीन पे फोकस करना बहुत जरूरी है. स्प्राउट्स लीजिए, टोफू लीजिए, पनीर लीजिए, कर्ड लीजिए, इवन वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर्स आर अवेलेबल. या अब तो हैं बहुत सारे. वो मेरे हिसाब से लेना बहुत जरूरी है सबको. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच टू प्रिवेंट ओवरऑल हेल्थ, बोन, मसल इज वेट ट्रेनिंग. हम लोग ये मानते हैं, हमारा समाज ये मानता है कि वेट ट्रेनिंग वही करते हैं जिनको बॉडी जिम जानी है, विच इज द ग्रेटेस्ट मिथ. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट माय फादर एट द एज ऑफ 83 he lifts dumbbells. तभी वो 83 तक हैं. और he is fit as fiddle. He can walk 4 kilometers. My mother can walk 8 kilometers a day at the age of 76. Just she has passion to walk. That's all. वो कुछ और नहीं करती. She has passion to walk. This itself is enough. So वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन एंड विमेन. ओके. फीमेल में भी ये भी मिथ है कि मैं वेट ट्रेनिंग करूंगी तो मेरे बॉडी बन जाएगी तो मैं कैसी दिखूंगा. वैसा नहीं होता. यू डोंट हैव टू बिल्ड अ बॉडी, यू हैव टू ट्रेन योर मसल्स को याद रहना चाहिए भैया. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में सर तो हम जैसे आजकल वो स्प्रिंग्स का भी यूज कर सकते हैं, बेल्ट्स का यूज कर सकते हैं, बेंड्स का कर सकते हैं. राइट. बेंड्स का बॉडी वेट करिए, स्क्वाट्स करिए, पुशअप्स करिए. बट कुछ करना है, मतलब आपको मसल को एटलीस्ट पता होना चाहिए. मसल को लोड करो, लोड मसल और बोन दोनों को लोड करो. जहां पे ना हो सके वहां पे लिफ्ट मत यूज करो, जस्ट क्लाइम स्टेयर्स. मैंने देखा हुआ है, एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे लोग लिफ्ट पे जाएंगे. मुझे क्या हो गया है, क्यों? फर्स्ट फ्लोर इधर ही तो है, 15 सीढ़ी है, 15 सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे. सीरियसली यस. ये कोई लग्जरी नहीं है. यू आर हार्मिंग योर बॉडी. सो ऑल दिस स्मॉल थिंग्स are what we call it as a healthy lifestyle. So find a reason to exercise. Yes. एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ 1 घंटा. आप क्लाइंबिंग करो, 10 बार बैठे हुए हो, रिमोट लेना है उठ के जाओ, पानी लेना है उठ के जाओ, खुद का काम खुद करो. These are small things which are exercises. Correct. एक और चीज आजकल सर कॉमन है, that is vitamin D deficiency. Yeah. So what is the cause and how? So I think Indian genetics somewhere, we are dark skinned people. So हम लोग ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग का स्किन जो है वो जो हम लोग मानते हैं सनलाइट बहुत है तो हमारे विटामिन डी तो हो जाना चाहिए. बट जो हमारे पिगमेंट्स हैं दैट डजंट लेट दिस सनलाइट गेट एब्सॉर्ब और अपना विटामिन डी नहीं होता. एक रीजन. दूसरा, हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग आउटडोर एक्सपोजर ही नहीं लेते ज्यादातर. यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि आप कॉन्शियसली सोचो कि आप बाहर कितना समय बिल्डिंग के बाहर रहते हो. ज्यादातर हम वी आर इन अ ब्लैक विंडोड कार, या तो हम लोग एसी चालू रख के घर में बैठे हुए हैं. हम बाहर आउटडोर एक्टिविटीज कम हो रही. फॉर्चुनेटली अभी वो पिकल बॉल और वो सब हुआ है तो थोड़ी बढ़ रही है. बट अदरवाइज क्लब लाइफ, इंडोर लाइफ वाज रैम्पेंट. सोशल मीडिया, रील्स ने और बढ़ा दिया. है ना? तो कहीं ना कहीं सन एक्सपोजर कम है और जो है उससे हमारा पिगमेंटेड स्किन डजंट एब्सॉर्ब एडिक्वेट सनलाइट टू फॉर्म विटामिन डी. Vitamin D is very important for overall your health, your muscle health and your bone health. So vitamin D
लेना बिल्कुल जरूरी है। मैं हर एक पेशेंट को आफ्टर 40-50 बोलता हूँ भाई साल में एक बार 8 हफ्ते का वो दवाई का कोर्स कर लो, ओरल लो, इंजेक्शन मत लो। हाँ, ये मेरा सर क्वेश्चन था। जरूरत नहीं है तो बॉडी सुबह निकाल देगा वापस, बट जरूरत है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। आप जब डेलिबरेटली इंजेक्शन दे रहे होते हैं, यू आर लोडिंग दैट विटामिन डी। विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज आल्सो अ नोन थिंग। करेक्ट। अगर आपका ज्यादा विटामिन डी हो गया तो उसका टॉक्सिसिटी है बॉडी में। यस। और जब आप इंजेक्शन दे रहे हो तब दैट ऑल विटामिन डी विल एंटर इनटू ब्लड, व्हिच इज नॉट अ सेफ अनलेस यू हैव वेरी लो विटामिन डी। इंजेक्शंस टुडे आर नॉट रिकमेंडेड। ओके, क्योंकि कई फ्रेंड्स मेरे ऐसे बोलते हैं यार हम लोग इंजेक्शन ही ले लेते हैं 2 बार में, नहीं लेना चाहिए। तो विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ले भी रहे हो तो विटामिन डी के जो शॉट्स आते हैं, मेडिसिन आती है, और जो जिनको डेफिशिएंसी नहीं है उनको लेना ही क्यों है, मैं मानता हूँ। आउटडोर रहो थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा एक्टिविटी रहे, यू डोंट नीड सैंड बाथ लाइक वेस्टर्नर्स डू। करेक्ट। आप सिर्फ अपने हाथ को खुला रख के, मुंह को खुला रख के, यू कैन जस्ट गो आउट एंड हैव अ वॉक फॉर हाफ एन आवर, 45 अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग व्हेन देयर इज स्टिल सम सनलाइट। तो उससे आपका 2 फायदा, एक्सरसाइज भी हो रही है, मसल भी ट्रेन हो रहे हैं, और विटामिन डी भी बन रहा है शरीर में, जो फ्रीली अवेलेबल है। उसके लिए आपको क्यों खर्चा करके दवाई लेनी है? करेक्ट। सर इसी के रिलेटेड क्वेश्चन एक और है जो बहुत मिथ है, मिथ भी है, करेक्ट, मुझे लगता है करेक्ट भी है। तो व्हाट इज दिस विटामिन डी एंड B12 जो अभी रैम्पेंट है, जो हमारे पापा के एज में वगैरह में नहीं थी, मे बी एक्सरसाइज एंड वन ऑफ द थिंग, बट व्हाट इज द रोल ऑफ RO वाटर आल्सो इनटू इट? देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ के RO वाटर से ये सब चीजें बढ़ रही है। मैं मानता हूँ कि काफी चीजें ऐसी थी जो हमारे पेरेंट्स के समय में नहीं थी, वैसा नहीं है। दे वर नॉट गेटिंग डायग्नोस्ड। अच्छा, क्योंकि तब विटामिन डी का लेवल चेक करने की फैसिलिटी ही नहीं थी। ओके। तब विटामिन B12 का क्या रोल है और कैसे चेक करे, कौन कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, शायद उसका नॉलेज भी नहीं था। सो आई वुड नॉट ब्लेम RO वाटर या ऐसा कुछ जिससे विटामिन B12 D3 नहीं होता है। सम एनेक्डोटल रिपोर्ट्स आर देयर कि वो बोलते हैं कि ये सब चीजों से होता है, बट साइंटिफिकली उसका कोई ज्यादा प्रूफ नहीं है। RO वाटर या जब भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगेन इज अ कॉमन थिंग फॉर वेजिटेरियंस। जनरली वो रेड मीट में रहता है, बट आप अगर मोरलेस स्प्राउट्स वगैरह ले रहे हो तो, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे फोकस कर रहे हो, तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड उस हद तक लो हो जाए कि आपको सिम्टम्स आने लगे, वैसा B12 डेफिशिएंसी उतना कॉमन नहीं है। यू विल बी सरप्राइज, माय विटामिन B12 लेवल ऑन एन एवरेज रिमेन्स अंडर 160, which is much below normal range of 200 plus. Okay. But I don't have a problem. I don't supplement myself. So 30-40 रेंज में होता है तो हाँ, so अगर 100 से कम है then it requires supplements. तो सर मतलब RO वाटर में जैसे आप काफी मिनरल्स वगैरह निकल जाते हैं, एंड दैट इज वाई जो बोतल पहले पैकेट वाटर आती थी उसमें मिनरल एडेड होते थे, तभी उसको मिनरल वाटर बोलते थे। अब घर में तो RO वाटर लगा, उसमें हमने री मिनरलाइज तो किया नहीं, तो आपको नहीं लगता कि मैग्नीशियम those things requires in a very small quantity. Okay. Very small quantity. Traces. They are called micronutrients. Yes, micronutrients. They are not called macronutrients. Correct. They are called micronutrients. Right. So routine food वगैरह में कहीं ना कहीं ये सारे मिनरल्स कवर हो जाते हैं। सो दैट्स द ग्रेटेस्ट मिथ कि हम लोग RO वाटर ले रहे हैं उसकी वजह से ये चीज हो रही है। मोर इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एक्सपोजर टू सन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। करेक्ट। एंड अनहेल्दी हैबिट्स तो हैं ही हैं। एब्सोल्युटली। सो दैट इज अ मेजर थिंग। सो हम लोगों को दवाई लेनी है, हम लोगों को इंजेक्शंस लेना है, बट हम लोगों को अच्छे खाने पे फोकस नहीं करना है, अच्छी नींद नहीं लेनी है, और एक्सरसाइज नहीं करनी है। यस, everybody is ready to take those Ozempic or Mounjaro shots, but nobody wants to change their lifestyle for dieting, exercise. Correct. वो नहीं करना है। अरे भाई आज ही एक पेशेंट आया था, मुझे बोल रहा सर आप कैसे मेंटेन करते हो, आपने ये इंजेक्शन लिया हुआ है क्या Mounjaro? मतलब क्यों लूंगा भाई, मेरा BMI उतना ज्यादा नहीं है कि that I have to take Mounjaro. Mounjaro, Ozempic, they are wonder drugs, no doubt about it, but they are for selected patients. आपका BMI 26-27 है, आप क्यों एक्सरसाइज नहीं करके वो कम कर सकते हैं? करेक्ट। तो सर मतलब कि फॉर ऑल पीपल, सो RO वाटर इज नॉट द कल्प्रिट फॉर योर विटामिन डी। फर्स्ट थिंग दैट हम लोग को समझ में आया। दूसरा मेजर थिंग है कि अगर एक्सरसाइज, सन में एक्सपोजर और अच्छी हेल्दी हैबिट्स, अगर फूड हैबिट्स एंड स्लीप इज वेरी वेरी लेकिंग इन टुडेस टाइम। सो सर स्लीप से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हाउ मच इज अ स्ट्रेस रिस्पांसिबल फॉर स्पाइन रिलेटेड इश्यूज आफ्टर एन एज?
वेरी वेरी बिग। मैं मानता हूँ कि अगर मैं हर रोज के 30-35 पेशेंट का आउट पेशेंट क्लिनिक करता हूँ तो उसमें से एटलीस्ट 50% ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस इंड्यूस मसल स्पैज्म की वजह से बैक पेन हो रहा है। स्ट्रेस इंड्यूस, Yes. नॉट द पोस्चर नहीं है उनका। मेंटल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का भी क्या होता है कि हम लोग जब भी मैं किसी को स्ट्रेस का बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे पैनिक हो रहा है या मुझे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। स्ट्रेस इज यू आर ऑलवेज रनिंग फॉर समथिंग, यू आर मैचिंग योर डेडलाइंस, यू आर फायर फाइटिंग, यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली। सो बॉडी जो है वो पेरेनियल काइंड ऑफ एन इन्फ्लाम स्टेट में रहता है। राइट, बॉडी को रिकवरी का रेस्ट ही नहीं मिला टाइम हुआ ही है। नहीं मिला है। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय स्ट्रेस। सो स्ट्रेस वो दिमाग का स्ट्रेस नहीं करे, मुझे आज तो बहुत टेंशन हो गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रेस। सो स्ट्रेस से क्या होता है कि इट सीक्रेट्स कॉर्टिसोल, राइट? इट सीक्रेट्स काइंड ऑफ अ स्टेरॉइड हार्मोन। सो वो स्टेरॉइड हार्मोन आपके सारे सिस्टम को चाबुक लगा के रखता है। आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म क्विक होता है, मसल्स आर कंटिन्यूअसली रेडी टू फायर। सो इन मेडिसिन वी कॉल इट एज अ फ्लिट और फ्ली रिस्पॉन्स। यस, करेक्ट। जिसमें अगर आपके सामने शेर आ जाएगा तो बिफोर यू नो के शेर खड़ा हुआ है, आपका बॉडी विल स्टार्ट पंपिंग अप, अभी ये भागने वाला है। करेक्ट। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मसल्स सडनली टोन अप होना शुरू हो जाएंगे, स्वेट कम हो जाएगा, एंड यू स्टार्ट रनिंग। आपका ब्रीदिंग जो है वो उस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। सो उसकी वजह से मसल स्पाज्म में रहते हैं। आपका जो हार्मोनल चेंजेस रहता है, इट अफेक्ट्स ऑल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। अब वो आप जैसे मान के चलिए कि आपने सडनली हिमालय चढ़ लिया, नीचे उतर गए एक दिन में, उसकी जो वजह से जो बॉडी पे डैमेज आएगा, अगर वो आप हर रोज करोगे, आपकी बॉडी की क्या हालत? क्योंकि आप रिकवरी टाइम ही नहीं दे रहे हो। रिकवरी की टाइम ही नहीं दे रहे। और ये सब उन सब लोगों के लिए भी है जो उनको लगता है कि वो स्ट्रेसफुल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑफिस का 10 घंटे दिए, ठीक है, आप 2 घंटे ट्रैफिक में रहे, वो भी एक कंपोनेंट है। यस। एंड देन यू कम इन द होम, और फिर आप तुरंत आपने टीवी स्टार्ट किया, फिर रात में मोबाइल देखा, वो सब स्ट्रेस का ही साइकिल है। एंड कॉमनेस्ट सिम्टम्स आई फील इज इरिटेबिलिटी। आप देखो रोड रेज के क्यों इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एवरीबॉडी इज समवेयर अंडर पेरिनियल यू कैन से अ स्ट्रेस कंडीशन। आप छोटी छोटी चीजों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहीं पे भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका। So all these things are impactful. Yes, everything is interlinked. तो स्पाइन पे भी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल करेगा ना, क्योंकि आपका कोई भी मसल स्पाज्म में रहा तो स्पाइन का पूरा मैकेनिक्स चेंज करता है, उसको स्टिफ कर देगा और उसका पूरा मैकेनिक्स चेंज करेगा। धीरे धीरे जो वेट है वो स्पाइन पाने लगेगा। और आप देखिए डिस्क, जो हम लोग बोलते हैं डिस्क का पैथोलॉजी इतना बढ़ रहा है। डिस्क का जो न्यूट्रिशन है दैट कम्स फ्रॉम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन माने डिस्क डजंट हैव ब्लड सप्लाई के, जहां से उनको खुराक खून के द्वारा मिले। अच्छा, वो आजू बाजू के बोन से डिफ्यूजन में आता है। मेजर डिफ्यूजन हैपेंस एट नाइट। अच्छा, जब डिस्क पे लोड नहीं है, आप लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तो उस समय जब आप खड़े रहेंगे तो वो दबाव की वजह से उसमें डिसिपेट होता है। जब आप लोड चाहता है तो वहां पे न्यूट्रिशन आएगा। आप सो ही नहीं रहे हो, आप डिस्क को कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा? आप बैठ के या तो रील्स देख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग कर रहे हैं। सो दैट इज वाई आप देखिए लंबी ट्रैवलिंग, लंबे स्लीपलेसनेस डे के बाद आपको बैक स्टिफ लगता है और इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। स्लीप के बारे में जब बात कर रहे हैं तो मैं एक और प्रॉब्लम कॉमनली सुनता हूँ कि मैं तकिया यूज़ करता हूँ, 2 तकिया यूज़ करता हूँ। कोई बोलता है कि मेरा मैट्रेस बहुत स्पंजी है या बहुत हार्ड है। What is the myth around that and what is the fact? स्पाइन के लिए क्या सर? At the risk of sounding very controversial, मैं मानता हूँ it's all nonsense. अच्छा, मैं मानता हूँ कि ये मेमोरी फॉर्म या स्पाइन मैट्रेस या ऑर्थो मैट्रेस, these all are marketing gimmicks. ओके, मैं नहीं मानता हूँ कि उसका कोई भी मतलब है। ओके, सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी अपने पेरेंट्स को कभी गद्दे के बारे में टेंशन करके हुए देखा हो? और कितने आपके पेरेंट्स को बैक पेन सोने की हुए, वो लोग नीचे सोते थे। ग्रैंडफादर की एज तक तो वो लोग चारपाई जो कि ऐसे होता था, इस तरीके का होता था, क्रेडल जैसा हो जाता था, झूले जैसा, और उसके बाद फिर वो हार्ड बोर्ड था बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से वो सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक। इफ यू लाइक टू टेक पिलो, टेक व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, जिससे आपको अच्छी नींद आए। अच्छी नींद जरूरी है। जो भी गद्दा, जो भी पिलो, जो भी पोजीशन आपको अच्छी रेस्टफुल स्लीप देती है, दैट इज गुड फॉर योर बॉडी। डोंट हंट फॉर आइडियल मैट्रेस। देयर इज नो आइडियल मैट्रेस। एवरी बॉडी नीड्स डिफरेंट पिलो, डिफरेंट मैट्रेस, डिफरेंट पोजीशन। अनदर क्वेश्चन पीपल आस्क, सर मैं कौन सी पोजीशन में सोऊं?
कब क्या मैं उल्टा सो रहा हूँ या साइड में सो या कैसे सो, तो मैं एक ही बोलता हूँ कि आप कब तक कंट्रोल करोगे, जब तक जाग रहे हो। सोने के बाद आपको पता है कि आपका बॉडी कैसे सो रहा है, देन व्हाई टू स्ट्रेस व्हेन यू आर अवेक, बॉडी पे छोड़ दो, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन होगी बॉडी अपने आप ले लेगा। मेरा एक क्वेश्चन था सर फॉर द डॉक्टर्स। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एआई का रोल भी बढ़ रहा है, जैसे आपने कहा रोबोटिक्स वगैरह। नाउ स्पाइन सर्जरी में ही हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग नाउ कमिंग? आई थिंक एआई का सबसे ज्यादा जो रोल हम लोग मेडिसिन में देख रहे हैं, आई मीन देयर आर सर्टेन स्पेशलिटीज वेयर दे हैव कम इन अ बिग वे, लाइक रेडियोलॉजी जहाँ पे एआई आजकल एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरेज इंटरप्रेट करते हो गई है कि आई मीन मेटा डेटा इतना उनके पास है कि दे असेस्ड एंड दे हैव अ वेरी एक्यूरेट models. Correct. I think at this point of time in surgical specialties where this AI is helping us or helping anybody is in decision making. A human brain cannot probably process such a large data in that split second of a Correct. time. So AI की वजह से हम लोग decision making शायद better कर सकते हैं, क्योंकि we have certain datas which were not approachable by our brain at that point of time. दूसरा AI का जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि आजकल के जमाने में वो रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत ज्यादा, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रिट्रीवल, मुझे नहीं लग रहा है कि AI इन नियर फ्यूचर इज गोइंग टू रिप्लेस सर्जन्स तो खैर ऑफ कोर्स माय बिलीफ. Secondly, I think what we are missing is, medicine is lot to do about how you look at the patient and what a doctor feels based on its experience. Condition कैसी, he's a surgeon, he would know that, I mean हमको पता चल जाता है whether ये patient is sick or really not sick. So वो जो emotional intuition है, emotional quotient है, वो AI में आज भी missing है. Yes. So ये एक मानते हैं कि when AI will replace doctors, I really feel that at least for next decades or two, it's not going to replace, because वो जो emotional quotient है, that is big time missing. And especially surgery में तो खैर बहुत ही even for routine, I mean, would you be comfortable to go to a machine, put down your data and come out with a prescription and go? Patient, even though अगर उसकी capability you want to discuss your ailment. हाँ. You want somebody to listen to your problems, Correct. what you are suffering, what you are feeling. Correct. And that feeling sometimes gives us clues. Yes. That, okay, this is not right. You should not have talked like this. So उसको ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है. ये एडवाइस भी है बाकी डॉक्टर्स के लिए भी, कि अगर वो सिर्फ आप एक नॉलेज हाउस हो, आप सिर्फ डायग्नोसिस करके 5 मिनट में जाने दे रहे हो, तो समवेयर पेशेंट विल आल्सो फील कि यार अभी तो ये है, तो ऐसे ही है, तो हम भी मशीन से बात कर लेते हैं. मेरा ये काफी समय एक्सपीरियंस रहा है. आई हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग फॉर मी. सो मेरा जनरली सिस्टम में ये रहता है, कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो माय एसोसिएट डॉक्टर्स दे असेस द पेशेंट, दे स्टडी द एमआरआई, दे कम विद मी दैट सर ऐसा है. And many times it has happened that looking at MRI, I might have thought that, okay, this patient might require surgery. But when I go and talk to patient, my decision completely changed. No, this patient is not suffering from this problem. This patient is something other. This patient doesn't require surgery. So unless you talk with the patient, you cannot conclude your diagnosis. Clinical skills still remain. So वो soft skill तो नहीं जाने वाला. वो sixth sense surgeons का वो नहीं जाएगा. So we in medical terminology call it soft skills. How you talk to patient, how patient responds to you. Yes. और मैं किस तरह से पेशेंट को रिस्पॉन्ड करता हूँ, उस पे पेशेंट को ट्रीटमेंट पे भरोसा आना भी बहुत जरूरी है. देयर इज वी कॉल इट द प्लेसिबो इफेक्ट. पेशेंट को ये फील होना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट से मुझे ठीक होने के चांसेस हैं, तभी वो ट्रीटमेंट को फॉलो करेगा. वरना वो 15 दिन करेगा, किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, कहीं पे ट्रीटमेंट खत्म ही नहीं हो. और वो कम्युनिकेशन से आता है. सो वो कम्युनिकेशन से आता है. प्रॉपर्ली कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग, एब्सोल्युटली, तो वो आता है. तो नाइस. वन क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग सर्जन्स जो either are in orthopedics or maybe neurology. So last 20 years you have been in this branch and it has grown like anything. So what is the future? One should take this spinal surgery, and what is the prerequisite that if you have these things then only come in spine surgery? Well, I guess I will give you a very boring answer to that, because future nobody knows. When I started my spine surgery, everybody dissuaded me from opting for this branch in 2004. My professor used to say that ये spine surgery मत करो, it's not a rewarding surgery, patient खुश नहीं होंगे. I think scenario changed, so मैं एक ही बोलता हूँ, जो चीज में आपको पैशन हो रहा है, जो चीज में आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, नीड सबका है. There is no good branch, there are no bad branches. In my time,
जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था तब आई वुड से 2 स्पेशलिटीज, स्किन और साइकियाट्री। ये दोनों चीजें वी यूज्ड टू, जो सबसे लोअर रैंक ऑफ पीपल, करेक्ट, आज देखिए हाईएस्ट है डर्मा, they are on top. ये You plastic surgeon, you derma. can get orthopedics, you can get general surgery, you can get medicine, but you cannot get skin and psychiatry या radiology. करेक्ट है ना? So Yeah. future किसी ने नहीं देखा है, nobody knows. मैं तो यही मानता हूँ कि आज में जियो, फ्यूचर की चिंता ही क्यों करना, आज जो मजा आ रहा है करो, आगे का देखा जाएगा। नहीं, जैसे बहुत लोग फ्यूचर देख के कि यार ये ब्रांच में बहुत पैसा है, सो आई शुड ऑप्ट फॉर इट। So मैं मानता हूँ कि मेडिसिन पैसे के लिए कभी भी मत लो। हाँ, तो सर Medicine cannot make you filthily rich. Medicine can give you a very comfortable life, but a very satisfactory life. वो पेशेंट जो हंस के आता है ना आपके सामने वापस कि सर मेरा दर्द ठीक हो गया, हाँ, मैं 5 मिनट चल पा रही थी, आज मैं पूरा किसी यात्रा पे गए और गए। पूरा चक्कर लगा के लगा आए। गए, हाँ। That gives the kind of satisfaction Satisfaction. no money in this world can give. So come in this branch for that satisfaction. मैम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पैसा नहीं है, तो See, वो तो बाई ultimately- प्रोडक्ट आएगा ही आपके पास। और मनी के बिना कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। वो मैं बट मेडिसिन में बहुत कम लोग हैं दोज हु मेक रियल मनी। या तो आप वो, और ज्यादातर वो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे बिल्ड chain of hospitals, they create institutes, correct. right? Individual doctor can live a very comfortable upper middle class life. So पैसे के लिए, अगर पैसा is the priority, never come to medicine. This is not a good branch. But if you really want to earn decent and have a satisfied life, medicine is the choice. Correct. Very good. Great sir. How is your normal day? My normal day, I'm obsessed about planning. Okay. I have a OCD for planning. If my day is not planned, I feel very uncomfortable. Unplanned thing, if comes to my day, I feel little uncomfortable. वो आपका ऑफिस भी बड़ा aligned होगा मुझे So लगता है। I think I am a believer in timekeeping. Today only that happened that one patient whose appointment was given at 10 a.m. and patient came at 11:30. I could not see the patient. I mean, I try. जहाँ तक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वजह से कोई पेशेंट वेट नहीं करता है, बट अगर वेट कर रहा है तो मेरा उतना कर्टसी रहता है कि मैं पेशेंट को मैसेज पास ऑन करवा दूँ कि आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर सो एंड सो रीजन, either you can wait or we can reschedule. Even we offer them online consultation for wasting their time. Correct. And I expect same courtesy from my patient. That if you are getting late, at least have a courtesy to inform us. Inform. हाँ. Appointment लेके नहीं आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चॉइस है, but inform us. Inform करना भी चाहिए. Correct. So my day starts generally at 8 o'clock. So my week is divided into 2 halves. One is clinic day, one is surgical day. 3 days I operate, 3 days I am in clinic unless there is an emergency. Emergency कभी भी लेते हैं. But on my OT days, we start at 7:30 and we go up to 8 o'clock in the evening, 8:30 in the evening. And clinic days, we start at 9 o'clock and we end by 6 o'clock. Fantastic. Great. सर एक और जो फ्रॉम ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्पाइन सर्जरी में जा रहे हैं कुछ लोग, सब लोग आजकल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमें क्या चीज ध्यान रखना चाहिए सो दैट हेल्थ में ये स्पाइन इंजरी भी कवर्ड है? सो एक चीज सबसे पहले देखिए कि डिजेनरेटिव कंडीशंस जो भी हैं वो ज्यादातर इंश्योरेंस दे डोंट कवर इट for first 2 or 4 years. Some insurance they don't cover for 2 years. Okay. Some insurance they don't cover for 4 years. So Okay. जब भी आप नी रिप्लेसमेंट हुआ, कैटरैक्ट हुआ, ये सब डिजेनरेटिव जो चीजें हैं वो एवरी इंश्योरेंस डजंट कवर. सो जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि कब तक वो परमिसिबल नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि एवरी इंश्योरेंस डजंट गिव यू द काइंड ऑफ रूम क्वालिटी यू वांट. हमारे पास काफी पेशेंट आते हैं, उनको ऐसा सर मेरा 3 लाख का इंश्योरेंस है, मुझे स्पेशल रूम में जाना, आपका बिल तो एक का ही है, क्यों मैं स्पेशल रूम में नहीं जा सकता? इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? मेजॉरिटी ऑफ जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें रूम रेंट जो है उसका परसेंटेज फिक्स होता है कि आपका 3 लाख का है तो 10% तक का आपका रूम रेंट आपको परमिसिबल रहेगा, माने 3,000 का. एंड आपको अगर ऐसा चाहिए कि नहीं मैं तो जो मर्जी मैं चाहूँ तो उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम रहता है. देयर आर एड-ऑन्स. सो टॉक विद योर एजेंट कि आप कौन सा इंश्योरेंस ले रहे हो, इमीडिएटली क्या क्या चीज परमिसिबल है, कौन कौन सी हॉस्पिटल्स आर
जैसे मान के चलिए आई एम वर्किंग एट अ Zydus, there are certain insurances which are not for cashless in Zydus for whatever managerial reason, I don't know, Yeah. I'm not privy to that, but for whatever reasons, so आपको ऐसा लग रहा है मेरी बाजू में Zydus हॉस्पिटल है, या तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं सो एंड सो हॉस्पिटल में जाऊंगा, करेक्ट, तो वो हॉस्पिटल परमिसिबल है या नहीं, वो भी कवर करना है, वरना लास्ट मोमेंट पे उधर गए और पता चलेगा कि अभी इंश्योरेंस तो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। फिर कहाँ ढूंढते फिरोगे कौन सी हॉस्पिटल में मैं जाऊँ। ट्रू। सो रूम रेंट्स, कैप्स हैं, और कौन कौन सी मेडिसिन डिजीजेस जब कवर्ड है कवर्ड है, और कब किससे कुछ जो है कुछ ड्यूरेशन के बाद कवर्ड होती है, तो कितना ड्यूरेशन है, कितना क्या कवर नहीं होगा। जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी ज्यादातर इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, कॉस्मेटिक तो खैर नहीं होती है, बहुत सारी बेरियाट्रिक अभी कुछ इंश्योरेंस में कवर होना शुरू हुई है, क्योंकि नाउ दे आर कंसिडर्ड मेटाबॉलिक सर्जरीज। यस। सो ये इंश्योरेंस में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एलिमेंट चेक करने के लिए। ग्रेट। और इंश्योरेंस में ही जो गवर्नमेंट में आता है या आपके इसमें भी आते हैं, TPS वगैरह आते हैं, तो वो कंज्यूमर फेसिंग तो उसमें कुछ लेना देना नहीं, कंज्यूमर फेसिंग उसमें कुछ लेना देना नहीं है, बट जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस है काफी हद तक उसमें रहता है कि द पैकेजेस आर फिक्स्ड। सो जो हॉस्पिटल के साथ उन्होंने वो टाई अप किया हुआ है कि भाई इस पैकेज में ये सर्जरी होगा, तो जैसे मान के चलिए कि स्पाइन सर्जरी हुआ और मुझे MIS करना है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करना है, सो दोस गवर्नमेंट इंश्योरेंस डजंट परमिट अस टू डू दैट MIS सर्जरीज, बिकॉज उनका पैकेज उसके लिए बना ही नहीं है। ठीक। सो एंड वी कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा देन मोर देन दैट पैकेज। सो अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस है तो कुछ सर्जरीज, कुछ मॉडर्न सर्जरीज जो है वो परमिसिबल नहीं रहती है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करना परमिसिबल है। ओके, टेक्नोलॉजी भी है। यस, ज्यादातर इंश्योरेंस आजकल जो हम लोग नेविगेशन यूज करते हैं या वो शायद वो परमिसिबल नहीं, कवर ही नहीं किया है, सो उसका जो भी हॉस्पिटल कॉस्ट रहेगा दैट गोज एक्स्ट्रा। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी बुक रिकमेंडेशन दैट अ डॉक्टर शुड सी और रीड? वेल आई गेस काफी बुक्स हैं, आई एम अ voracious reader, of course I mean as you say technology has evolved, so I have changed myself to migrate from physical books to audio books. So even today while coming to your studio, I was re-listening one of the book, it's the Into Thin Air by John Krakauer. That is the real life event on 1996 Everest disaster, where around I think 9 or 11 climbers they died, and there is a movie also on that Everest movie. So I like that book, so probably second third time I am listening to it. But if I really want to recommend one book to doctors, I think it will be by Paul Kalanithi, When Breath Becomes Air. I think it's your own mortality, you face with your own mortality, that what goes in mind of a surgeon. He was a neurosurgeon. So what goes in a mind of a surgeon when he's faced with limited time which is left for him. He was diagnosed cancer and the death is coming, so so it's a beautiful narration. Very nice. Another book which I enjoy or I keep on reading is more, you can say, a philosophical book, but it's by Ayn Rand, the Atlas Shrugged. It's fascinating book. And it's about philosophy. Philosophy is, she dwells into, there are certain group of people who are considered motors of the world. I mean, there are some people or group of people, not numbers, but there are core people who actually runs entire world. And good or bad? They are good. They are good. Yeah, So they are good. So few good they are true influential people. They are the workhorse of anything. Inventors, scientists, technocrats. Those are performers. And there are people who takes credit for their hard work. So what happens when this core group of people decides that we will shrug the Atlas? Atlas is the god which mythologically believed that he holds the earth on his shoulder. What if that Atlas shrugs? Right? So it's Very beautiful, beautiful philosophical fantastic book. Good, sir.
OTT प्लेटफॉर्म में आप कुछ देखते हैं? वेब सीरीज, एनी मूवीज? I actually like political thrillers more. Okay. So House of Cards has been a phenomenal web fantastic. series for me. Then Designated Survivor is one yes, thing. yeah. Madam Secretary, Diplomat, all Diplomat. those things I have watched. I had been a big fan of Game of Thrones. I might have watched it 2 times already. And I was just talking to him that one web series which I want to fall back whenever I just want to kill time, do nothing and enjoy myself is Big Bang Big Theory. Bang Theory. Sheldon is amazing. Amazing. 8 seasons, fantastic. Amazing. Yeah. 11 seasons. 11 seasons, 11 yes. seasons. I've seen 8 And multiple times. all 11 I must have watched thrice. So No, that's whenever I'm fantastic. traveling, I have always downloaded few episodes of that Yes, web series. yes. And the beauty of that is, there is no connection. So if you know the story, if you overall know the story, you don't have to start from episode 1. You can randomly select an episode. Yeah. Because it is very disconnected. Each Yes. episode has its own Yes. flavor or something like that. Yes. बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मेडिकल वेब सीरीज में आई थिंक एवरीबॉडीज फेवरेट ग्रेज एनाटॉमी Grey's Anatomy. एंड one is Dr. House. I just told him that a doctor has to be as knowledgeable as Dr. Gregory House, but should never behave like Dr. Gregory House. Correct. That's true. And sir, after since you do a lot of surgeries and आप हफ्ते में 3 बार करते हैं, did you had any kind of spiritual experience, deja vu moment, something you have read and suddenly you realize during the surgery? ऐसा कभी कुछ हुआ है? कभी ऐसा So feel I किया है? would not say deja vu experience, but as a surgeon, I believe that every time when I operate, I face one uncertainty, which probably makes me realize कि मैं इंसान हूँ. मैं सर्जरी कर सकता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड से दबाव दूर कर सकता हूँ, डिस्क को ठीक कर सकता हूँ, हड्डी को फिक्स कर सकता हूँ, बट पेशेंट अच्छा होगा कि नहीं वो मेरे हाथ में नहीं. Healing is still there. So I had very recently uploaded a reel on that thing only, that after every surgery we are forced to look into eyes of superpower. भगवान बोले, गॉड बोले, Universe बोले, कुछ भी बोले. जो भी बोल रहा है बोले, but there is some superpower which you don't understand, and that makes you feel that nothing is in your control. So that reminds me of shloka from Gita, which everybody knows. कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. So काम करो, फल मेरे हाथ में नहीं है. So do your work with all honesty, sincerity and dignity. Result ऊपर वाला देता है. स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का अगर बात करें तो मैंने ये देखा हुआ है कि एनी ट्रीटमेंट और सर्जरी done with right intention, I was about to most of the time gives you the right results. about to say that. So intention has a force. Yeah, definitely. और Not a positive force. इसीलिए हम लोग पहले हमारे यहाँ उसमें ग्रंथों में भी हमारे फादर, ग्रैंडफादर्स और मदर सब बोलते थे कि संकल्प लिया. Yes. आप हर काम से पहले आपने संकल्प लिया, Yes. कुछ अच्छा चीज करें. सो ऑल दिस इज सेटिंग योर इंटेंशन. Absolutely. आप कोई भी काम करो किस इंटेंशन से कर रहे हो. Absolutely. सो दैट इज़ अ वेरी गुड दैट वी हैव एक्चुअली थॉट अबाउट. क्योंकि अगर सर्जरी भी है, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, क्या वहाँ पे आपकी इंटेंशन अगर अच्छी है, हेल्प करने की है, सो वो काम बिल्कुल आती है, वो पॉजिटिविटी लाती है. हाँ. जो भी आप गिने, मिस्टिकल फोर्स या हाँ. पैरानॉर्मल फोर्स या जो Whatever. भी आप बोले. या बिकॉज यू आर सेटिंग योर इंटेंशन टू So- क्योर अ पर्सन. क्योंकि मैंने काफी समय पे देखा हुआ है हाँ. कि एनीथिंग व्हिच इज डन विद राइट इंटेंशन इवेंचुअली टर्न्स राइट. Fantastic. Great, sir. Great. I think It has been wonderful talking to Thank you. It has been a wonderful experience for me as well. and a lot of takeaways for general population and I doctors hope also. so. I hope so. everyone, I think आज काफी जो मिथ्स है स्पाइन के लिए, मेरे तो बहुत सारे आज Great, that was the purpose. ब्रेक हुए हैं और मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी. एंड स्पेशली डॉक्टर्स आल्सो लर्न फ्रॉम, I'm sure. बिकॉज नॉट एवरी डॉक्टर थिंक्स लाइक दैट. सो जो अपकमिंग सर्जन्स हैं, अपकमिंग MBBS ग्रेड हैं और जो अभी भी वर्क कर रहे हैं, दे कैन टेक अ क्लू और वन फ्रॉम योर सक्सेस. Absolutely. थैंक यू सर सो मच Thank you for एनलाइटिंग अस. having me. Thank you for Thank having you, me. sir. Thank you.